बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। वैसे तो मेरा गांव जन्नत नज़ीर है, मगर सुबह के वक्त यहाँ जब सूरज की पहली किरण फूटती है तो नज़ारा बहुत ही दिलफरेब होता है। यूँ लगता है किसी ने पूरे गांव को सोने की चादर में लपेट दिया हो। खुदा ने हर नियामत से मेरे गांव को नवाजा है। बहती नदियाँ, सब्ज लहलहाते खेत, खुशगवार मौसम और गांव के चारों तरफ पहाड़ जैसे हमारे गांव के रखवाले हों, और उन पे बहता आबशार जिसका पानी बहुत बड़ी झील में गिरता है। ये पानी इंतहाई शफाफ, मीठा और ठंडा था। गांव की औरतें इस झील से पानी भरने आती थीं। वो मंजर भी गांव की खूबसूरती को चार चांद लगाते थे। जब सुबह सवेरे खेतों की पगडंडियों से गुजरकर सर पे मटका रखे ये औरतें एक कतार में झील की तरफ पानी भरने जाती, जिसमें मेरी बहन भी शामिल होती। झील के साथ ही छोटा सा जंगल था। गोखी जंगल छोटा था, पर यहाँ के पेड़ काफ़ी कदादम थे, जिन पर चहचहाते परिंदे जैसे खुदा की सनाई की तारीफ कर रहे हों। रात के वक्त और खुसूसन चांदनी रातों को गाँव बहुत दिलकश लगता था। खासकर झील के अतराफ का मंजर काफ़ी रोमांचक हो जाता। गांव में बहुत से मकान लाल पत्थर की ईंटों से बने थे और कुछ भारी मिट्टी से, जिनमें एक मकान मेरा भी था, जहां मैं अपनी वालिदा और बहन के साथ रहता था। मेरी वालिदा गांव के कुछ घरों में काम करती थी और मैं बस जो काम मिल जाए कर लेता था। तब हम लोग कम आमदन में भी बहुत खुश थे। मैं अक्सर ही किसानों के साथ मंडी जाता। वहाँ सामान उतारने चढ़ाने की मुझे अच्छी उजरत मिल जाती। बैलगाड़ियों पर जाना मुझे पसंद था, क्योंकि आसपास का मंजर मेरे दिल में एक मखमली सा एहसास पैदा कर देता। मंडी में व्यापारी जब तोल मोल करते तो वो मंजर भी मुझे अच्छा लगता। यूँ कह लें कि ज़िंदगी के छोटे छोटे लम्हों में मैं खुश होने के बहाने ढूंढ ही लेता था। जिंदगी यूँ ही अपनी डगर पर चल रही थी कि न जाने किसकी नज़र हमारी खुशियों को लग गई। वालिदा अचानक ही बीमार पड़ गई, और ऐसी बीमार हुई कि चारपाई से जा लगी। अब मेरी जिम्मेदारियों का दायरा वसी हो गया। मैं सुबह सवेरे काम पे निकल जाता, शाम ढले वापस आता। वो वक्ती तौर पर मुझे कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। खुदा के फसल से मैंने हाथ पाँव मारकर अपने घर की परेशानियों को भरने से रोक दिया। अभी भी मुश्किल संभला ही था कि मेरी बहन को बहुत तेज बुखार हुआ। पहले पहल तो मैं समझा कि मौसमी बुखार होगा। हमने बहन पर पानी की पट्टियाँ रखी, घरेलू टोटके आजमाए, पर उसका बुखार था कि उतरने का नाम नहीं लेता था। फिर मैंने उसे गांव के हकीम को दिखाया। उन्होंने जो दवा बताई वो हमें उसे वक्त पर दी। हर तरह से उसका ख्याल रखा, पर बुखार था कि कम ही न होता था। हकीम साहब भी परेशान थे कि सब दवा आजमा ली, बुखार ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। शायद खुदा ने इसलिए कुछ और ही सोच रखा था। एक हफ्ता बीमार रहने के बाद मेरी बहन अपने खुदा से जा मिली। अल्लाह ने जल्द उसे अपने पास बुला लिया था। उसके गुजरने के बाद घर बहुत सोना हो गया। मैं जब भी घर आता, घर उसकी हंसी से खाली होता। ऐसा लगता किसी भी लम्हे वो मुझसे पूछेगी, भैया आपके लिए कितनी रोटियां लगाऊं। उसकी नाकहानी मौत ने मुझे काफ़ी संजीदा कर दिया। अब घर में पानी लाने की जिम्मेदारी भी मेरे कांधों पर आ गई थी। मैं सुबह सवेरे झील पर जाता और मटके में पानी भरकर बैठ जाता। मुझे उन औरतों से घबराहट होती थी जो मुझे अजीब अंदाज से देखती थी, शायद इसलिए कि गाँव में मर्द ये काम नहीं करते थे। मैं तबीयतन कुछ शर्मीला वाक़या हुआ हूँ। अब कुछ औरतें मुझे देखकर हंसती थी, आपस में बातें करती। मुझे इस तरह उनके साथ पानी भरने में काफ़ी शर्म महसूस होती, इसलिए मुझे झील में पानी भरने वाली औरतों से या तो पहले पानी भरकर लाना था या बाद में। मैंने सोचा मगरिब से पहले का वक्त ठीक रहेगा, उस वक्त झील पर कोई नहीं होता। मैं रोज़ काम से थोड़ा जल्दी झील पर पानी भरने आ जाता। शाम के वक्त झील अपना अलग ही मंजर पेश करती। जब ढले सूरज की किरणें पहाड़ों के बीच से होती हुई झील पे पड़ती तो ऐसा लगता किसी ने झील में सुनहरा रंग घोल दिया हो। साथ ही तुलू होते सूरज की किरणें जैसे सुनहरी रंग में चांदनी की आमेजिश कर रही हूँ। खामोशी में झील में गिरते आबशार की आवाज़ और उसके साथ ही शाम को लौटे परिंदों का अलाप माहौल में एक अलग ही रस खोल देता था। मैं पानी भरने के बाद कुछ देर वहाँ ज़रूर रुकता था, फिर अंधेरा होने से कुछ देर पहले अपने घर पहुँच जाता। एक रोज़ गाँव में जोर की बारिश हुई, जिसमें हमारे मकान का कुछ हिस्सा टूट गया। वालिदा ने जो पैसे मेरी बहन की शादी के लिए बचाए थे, हमने उससे मकान को पक्का करने का फैसला कर लिया। अब चूँकि सीमेंट बजरी के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो सवेरे भी पानी भरने जाता। सुबह को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती तो मुझे 2 फेरे लगाना पड़ते, जबकि सुबह को सीमेंट बजरी के लिए मैं 1-2 फेरे में 2 घड़े पानी भरता था। मुझे सुबह से ज़्यादा शाम को झील पर जाना अच्छा लगता था। एक शाम में हस्बे मामूल पानी भर रहा था तो मुझे वहाँ पायल की आवाज़ आई।
मैंने आसपास देखा तो कोई नहीं था। मैंने गौर से देखा तो एक लड़की जिसने सर पर घूंघट डाला था मुझसे ही कुछ फासले पर झील से पानी भर रही थी। मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ क्योंकि अब मुझे शाम में अकेले झील के किनारे पानी भरने की आदत हो गई थी। उस लड़की की आमद से लग रहा था जैसे किसी ने मेरे मामूल में खलल डाल दिया हो। थोड़ी ही देर बाद उसने मुझे पुकारा जिसकी मुझे हरगिज़ तवक्को नहीं थी। मैं घबराते हुए उसके पास पहुंचा तो उसने मुझसे कहा कि उसका हाथ जख्मी है और मैं उसका घड़ा उसके सर पर रख दूं। मैंने उसकी तरफ ना देखते हुए उसका घड़ा उसके सर पर रख दिया और वहां से अपने घड़े को लेकर घर आ गया। मैं सोच ही रहा था कि इस वक्त तो गांव की औरतें झील पर जाती ही नहीं हैं, फिर ये कौन है। खैर मैं इस बारे में अपना दिमाग ज़्यादा नहीं खपाता था। अब तो ये रोज़ का मामूल बन चुका था। मैं जाता और उस लड़की के सर पर घड़ा रख देता। वो मेरा शुक्रिया अदा करती और बिना कहे कुछ पलट जाती। एक रोज़ काम कुछ ज़्यादा ही था। मुझे झील पर पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। वो लड़की पानी भर चुकी थी, शायद मेरी ही मुंतज़िर थी। मैंने उसके सर पर खड़ा रखा तो उसका घूंघट सिरक गया। मैंने उसे देखा तो देखता रह गया। सफ़ेद चांदी में उसकी नीली आंखें, गहरे लंबे हवा से उड़ते बाल। मैंने तो गांव में ऐसी हसीन लड़की देखी ही नहीं थी। चांदी में मैं ज़्यादा कुछ तो देख न सका, बस ये अंदाज़ा हो गया कि वो निहायत हसीन थी। उस दिन के बाद मैं जब भी जाता वो बिना घूंघट के ही मुझे मिलती। पानी भरने के बाद हम कुछ देर बातें करते, फिर मैं उसके सर पर खड़ा रखता और वो अपनी राह ले लेती। उस लड़की से मुलाकातों के बाद मेरे दिल में जो औरतों के लिए घबराहट थी वो काफ़ी कम हो चुकी थी। मैं अब भी सुबह झील पर जाता, औरतों के सामने पानी भरता। फिर जब भी पानी भर जाता तो मेरी नजरें उसी को ढूंढती, पर वो नजर नहीं आती। दरअसल मैं उसे देखना चाहता था कि मध्यम चांदी में जिसका हुस्न इतना दिलनशीन था, उसका हुस्न सूरज की किरणों में कितने रंग दिखाता है। मगर मैं रोज ही उसे औरतों के जुल्मत में ढूंढने में नाकाम हो जाता। एक दिन मैंने सोचा कि शाम को इससे पूछूंगा कि दिन को तुम झील पर क्यों नहीं आते, पर मैं जब भी उससे मिलता उसके हुस्न की दिलकशी मुझे सब कुछ भुला देती। इस तरह कई दिन बीत गए पर वो मुझे न मिली। मेरी हर नाकाम कोशिश उसे दिन में देखने के तजस्सुस को बढ़ा देती। मैंने एक बात पर गौर किया था कि मैं जब भी शाम को झील किनारे जाता वो वहाँ पहले से ही मौजूद होती थी और मेरे जाने के बाद वहीं रहती, जैसे मेरे जाने का इंतजार करती हो। हैरत की बात तो ये थी, इतने दिन हो चुके थे पर उसने मेरा नाम तक नहीं पूछा। उस रात जब मैंने उसका नाम पूछा तो मुस्कुराकर कह दिया, मोहब्बत नाम की मोहताज नहीं होती। मैं चौंक गया क्योंकि मेरे दिल में उसके लिए ऐसे कोई जज्बात नहीं थे। उस वक्त मैं थोड़ा घबराया जब उसने मुझसे पूछा कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, तो मैं उसे कुछ बिना कहे ही वहाँ से चला आया। मैं रात भर उसी कश्मकश में था कि एक लड़की जो मेरे बारे में कुछ जानती ही नहीं मुझसे कैसे मोहब्बत कर सकती है। क्या मुझे उसकी मोहब्बत का जवाब हाँ में देना चाहिए? फिर ख्याल आया मैं भी तो उसके बारे में कुछ नहीं जानता, ना ही मैंने उसे ठीक से देखा है, फिर क्यों मैं खुद को उसकी मोहब्बत के झमेले में डालूं। पर मैं जब भी उससे मिलने ना चाहता मेरे दिल पर उसकी बातों का सहर तारी हो जाता और मैं उसके बारे में इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकता था। अब मैं अक्सर सोचता ये लड़की मेरे वहाँ पहुँचने से पहले क्यों मौजूद होती है और मेरे जाने के बाद भी वहीं से जाती है। ऐसा आखिर क्यों करती है? मुझे इस रात से पर्दा उठाना था कि वो कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। मुझे कुछ नहीं पता था। अब इस राज को जानने के लिए या तो मुझे बहुत जल्दी वहाँ पहुँचना था या उसके जाने का इंतजार करना था। खैर उस शाम में वहाँ पहुँचा तो वो झील में आधे पैर डाले उन्हें गीले कर रही थी। मैंने सोचा इतनी ठंड में इसे सर्दी नहीं लग रही। खैर ये देखकर मुझे हैरत हुई कि वो पानी भर चुकी थी। मैंने उस वक्त फैसला कर लिया कि आज तो मैं इसके जाने के बाद ही जाऊँगा। मैंने इधर उधर की बातों में वक्त ज़ाया करना शुरू कर दिया। सोचा कि ये अब जाएगी तब जाएगी, मगर वो भी अजीब ठीक थी, हिलने का तो नाम ही नहीं लेती थी। मैंने भी कसम खा रखी थी आज तो इसके घर का पता लगा कर रहूँगा। यकायक मेरे जहन में एक तरकीब आई। मैंने घड़े सर पर रखे उससे इजाज़त लेकर निकल पड़ा। कुछ दूर जाकर मैं एक पेड़ के पीछे छुप गया। मैंने मटके वहाँ रखे और उसे देखने लगा। मैं जिस पेड़ के पीछे छुपा था वहाँ से वो मुझे साफ नजर आ रही थी। चांदी अपने झोंपड़ पर थी। मुझे उसे देखने में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। मैंने देखा वो कुछ देर बाद उठी और वहाँ से चल दी। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ मुनासिब फासला रखते हुए इस अंदाज से उसका पीछा कर रहा था कि उसे पता भी न चले। फिर मैंने देखा वो जंगल की तरफ बढ़ रही है। रात के वक्त जंगल में पेड़ों से छनकर आती हुई मेरी नजरें उस पर गड़ी हुई थी। अब मेरा तजस्सुस और भी बढ़ चुका था क्योंकि जंगल में ना तो किसी का मकान था और ना ही जंगल के पार। मैं जो उसके पीछे जा रहा था मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। वो अपनी पायल की छन छन के साथ आगे बढ़ रही थी और मैं बहुत मोहतात अंदाज में उसका पीछा कर रहा था कि अचानक मैं उसे देखकर दंग रह गया। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें नमूदार हो चुकी थी। दिल की धड़कनें गोया बेतरतीब सी होने लगी क्योंकि मेरी नज़र उसके पैरों पर पड़ चुकी थी जो कि उल्टे थे। मेरे कदम तो जैसे वहीं रुक गए।
घबराहट में मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वो चलते चलते रुक गई और बिना पलटे बोली, तो आखिर तुम मेरा पीछा करने से बाज नहीं आए और चले मेरी हकीकत मालूम करने? चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर वो पलटी। उसे देखकर मैं हवास भागता हो गया। मेरे जहन ने जैसे काम करना छोड़ दिया था। मैं वो मंजर आज तक नहीं भूला, क्योंकि चांदनी रात में मैंने जो कुछ देखा वो किसी की भी जान लेने के लिए काफी था। इतना भयानक चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। बिखरे लंबे हवा में उड़ते बाल, लंबे पीले दांत, आंखों में जैसे खून उतरा हो, आंखें इतनी सुर्ख कि उन पर खून का गुमान होता, और उस पर उसकी भयानक हंसी। पूरा जंगल ही गूंज उठा। उसने अपने लंबे नाखूनों वाले हाथ से अपने चेहरे से बाल हटाए और मुझे कुछ देर तक घूरने लगी। मैं चाह कर भी वहां से भाग नहीं पा रहा था। सर्द मौसम में भी मेरा बदन पसीने से तर था। उसने मुझसे जो कुछ भी कहा वो मेरे लिए और भी अजियतनाक था। कहने लगी, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जमा की और घबराते हुए कहा, ये नामुमकिन है। मैं तो क्या, कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। उसने मुझे घूर कर देखा जैसे खा जाएगी। फिर संगीन नताज की धमकी दी और कहा, अगर मैंने इनकार किया तो वो मेरी वालिदा और मुझे मार देगी, और कहा कि अगले रोज मेरा झील पर इंतजार करेगी। ये कहकर अपनी पायल छनकाती हुई न जाने वो जंगल के अंधेरे में कहाँ गायब हो गई। कुछ लम्हों तक तो मैं वहीं खड़ा रहा, फिर दौड़कर झील के पास आया। झील के पानी से मुंह धोया। गोया मैं खुद को यकीन दिलाना चाहता था कि जो कुछ मैंने देखा वो वहम था, पर मेरा जहन इस हकीकत को तस्लीम कर चुका था। मैंने घड़े उठाए और घर आ गया। उस रात में इसी बारे में सोचता रहा कि क्या करूं क्या ना करूं। मेरी बात होती तो मैं कुछ भी न करता, उसे इनकार कर देता, पर यहाँ सवाल मेरी वालिदा की जिंदगी का था। खैर मैंने अगले रोज झील पर जाने का फैसला किया। उस रोज ठंड बहुत ज्यादा थी और इलाका खुला होने की वजह से ठंड का एहसास भी बढ़ चुका था। मैंने जेब से सिगरेट निकालकर पीना शुरू की, मगर वो ठंडक मेरे लिए नाकाफी थी। फिर मैंने आसपास से कुछ लकड़ियां जमा की और आग जलाकर बैठ गया। कुछ देर न गुजरी थी कि मेरे कानों में पायल की आवाज पहुंची और वो बदबख्त उसी खूबसूरत लड़की के रूप में आई। आते ही उसने मुझसे कहा, तुमने क्या फैसला किया? क्या मुझसे शादी करोगे? मैंने मजबूरन हाँ में सर हिला दिया। मुझे महसूस हुआ कि वो कुछ घबराई सी लग रही है। फिर अचानक ही कहने लगी, ये आग बंद कर दो। मैंने आग जलाने की वजह बताई तो बोली, हमारे प्यार की गर्मी के आगे इस आग की गर्मी कुछ भी नहीं। उसने बार बार मुझे आग बुझाने के लिए कहा। फिर अचानक मेरे ख्याल में आया कि ऐसी मखलूक आग से डरती होंगी। मेरे जहन ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। आग से कुछ आगे बढ़ा तो वो तेजी से मेरे पास पहुंच गई। वो बहुत करीब आ चुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, मैंने एक जली हुई लकड़ी जो पहले ही उठाकर अपने पीछे छुपा ली थी, घुमाकर उसे चेहरे पर दे मारी। मुझे इस बात का बखूबी अंदाजा था कि अगर ये हरबा नाकाम हुआ तो मेरी मौत यकीनी थी, मगर खुदा के हुक्म से मेरी तरकीब कारगर साबित हुई। आग उसके चेहरे पर पड़ते ही वो इतनी जोर से चिल्लाई कि मुझे अपने कानों पर हाथ रखना पड़े। वो कभी इधर कभी उधर भाग रही थी, कभी अपने असल रूप में आती तो कभी उस लड़की की शक्ल इख्तियार करती। उसने कई बार अपना वार करने की कोशिश की, मगर शायद आग की वजह से ऐसा नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने देखा एकदम एक आग का गोला सा उभरा और वो आसमान की तरफ बढ़ने लगी। देखते ही देखते वो धुआं बनकर गायब हो गई। मैंने सुकून का सांस लिया, कुछ देर वहीं बैठा रहा, फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अगर मेरे जहन में आग वाली बात ना आती तो शायद मैं उस मखलूक के कब्जे में होता। उसके बाद मैंने रात में झील के पास जाना छोड़ दिया। वहाँ कभी जरूरत पड़ने पर जाना भी पड़े तो मैं अपनी जेब में माचिस या लाइटर जरूर रखता हूँ। आज भी जब अपनी वालिदा को देखता हूँ तो सोचता हूँ शायद ये मेरी माँ की दुआओं का असर था जो उसने मुझे उस बला से बचा लिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।